so much is that we deeply agree in our mission with so much of what you just said. So thank you for that. Our next question is from Veer Kashyap. Veer, why don't you tell us where you're from? Sure. Morning, Prime Minister Modi and Mark. Thanks for having us here. I live in Bangalore right now, and I moved to India 8 years ago, and co-founded babajob.com because I saw a great promise to be able to impact India's digital revolution and enable millions of people throughout the country to get better jobs using the internet. I always felt like, much like governments in the past have had to invest in physical infrastructure, like building roads and railroads. In this day and age, I feel like governments, one of the main roles they should be playing is to invest in the digital infrastructure, which will allow its citizens to get connected and be able to be productive citizens of the global society. So, Prime Minister, my question to you is, what investments is your government going to make to enable, the next 800 to 1 billion people in India to get connected? वीर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने भारत आकर के अपना नसीब आजमाने के लिए प्रयास किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और वीर से प्रेरणा लेकर के यहाँ के और भी नौजवान जरूर भारत आना पसंद करेंगे। ये बात सही है कि भारत ने दो बातों पर इक्वली बल देना पड़ेगा। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि मेरे देश की वो रिक्वायरमेंट है, और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैं पहले ये काम करूं, फिर दूसरा करूं, फिर तीसरा करूं, तो वक्त चला जाएगा। तो मुझे साइमल्टेनियस सारे चीज़ करने पड़ेंगे। और ये मेरा कन्विक्शन है कि आज के 21वीं सदी में जितना महत्व हाईवेज का है, उतना ही महत्व आईवेज का है। हाईवे भी चाहिए, इंफॉर्मेशन वेज भी चाहिए। भारत में 600,000 विलेजेज हैं। ये नंबर ही इतना बड़ा है कि लोगों को वहीं से डर लग जाता है। और करीब 2.5 लाख पंचायतें हैं। मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट 5 ईयर में इन सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दूं। जो लोग भारत से परिचित हैं, और दुनिया में भी आप देखोगे तो मानव संस्कृति का जो विकास हुआ है, पहले लोग वहाँ बसते थे जहाँ नदी हुआ करती थी। जहाँ नदी हुई उसके बगल में शहर बसते थे। वक्त बदल गया, जहाँ से हाईवेज गुजरते थे शहर वहाँ बसने लग गए। आने वाले दिनों में जहाँ से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गुजरेगा वहाँ पर शहर बसने वाले हैं। ये बदलते हुए विश्व को हमने देखना चाहिए, और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी मात्रा में ला रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए वो बहुत उपयोगी हो रहा है। इफ़ेक्टिव गवर्नेंस करना है, इजी गवर्नेंस करना है, इवन इकोनॉमिकल गवर्नेंस करना है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ताकत है। तो सरकार के फ़ायदे के लिए भी मेरे लिए कंपल्सन है कि मेरा पूरा शिफ्टिंग डिजिटल वर्ल्ड की हो। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बल हो। जहाँ तक पैसों का सवाल है, मैं नहीं मानता हूँ आज दुनिया में पैसों की कोई कमी है। बहुत से देश हैं उनको पता नहीं है पैसे कहाँ लगाएं।
मैं उनको एड्रेस दे रहा हूं कि हियर इज द प्लेस. All right. Our next question is from T.S. Karana, who actually works here at Facebook. So T.S., where are you from? Well, I was born in India, but we immigrated to the U.S. in 1971, and I learned my English on the streets of Kentucky. Prime Minister, welcome to campus, and Mark, thank you for hosting us on this fine early Sunday morning. My question for the Prime Minister is, do you think it's become easier in the last 15 months to do business in India or not? You introduced a program called Make in India to cut red tape, but there is a perception that the pace of reform is slow. Do you think that Make in India will ultimately be successful? देखिए, एक स्कूटर जब टर्न करना होता है, ऐसे जा रहा है स्कूटर, इट टेक्स हाफ अ सेकेंड, और आपको पता चला हाँ यार स्कूटर ऐसे जा रहा था, इधर आ गया. लेकिन अगर 40 डिब्बे वाली ट्रेन को मुझे इधर से इधर लाना है तो काफ़ी देर लगती है. हाँ यार इधर गया, फिर आया, अभी तो आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं. तो इतना बड़ा देश, आपको एक बदलाव निरंतर होते हैं, बहुत सारे होते हैं. अब जब उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कुछ समय के बाद ध्यान आता है, तब लगता है कैसे से कैसे हो गया. अब आप देखिए, भारत में 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ. इस मकसद से हुआ कि बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए. लेकिन 40 साल में 60% पॉपुलेशन उसका बैंक अकाउंट नहीं था. अब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका हिसाब कैसे लगाओगे? 40 साल में 180 मिलियन लोग बैंक का अकाउंट नहीं था. ये सरकार आई 100 डेज में, 100 डेज 180 मिलियन. अब आप स्पीड देखो, स्केल देखिए, ये देखोगे अरे वाह कैसे हो गया भाई, जो 40 साल में नहीं हुआ वो 100 दिन में कैसे हो गया. तो ये बदलाव की स्पीड है, बदलाव की स्पीड है. जिस प्रकार से अभी मैंने एक अभियान चलाया और वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव लिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रेटिंग में भारत दुनिया में 140 नंबर पे खड़ा है. और जो रिपोर्ट देख करके सोचेगा वो कभी भारत में आने के लिए नहीं सोचेगा. स्वाभाविक है, क्योंकि कंपनी का जब बोर्ड बैठता है तो कागज लेके बैठता है, वो कोई देखने के लिए थोड़ा आता है. जैसे फेसबुक वाले टेंपल में आ गए, वो तो अपना बोर्ड देखते हैं. अब ये आज मार्क की बात सुनकर के लोग सोचेंगे यार कागज से नहीं, पहले एक बार जाकर के देख ले. लेकिन हमने तय किया कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है. मैंने सभी स्टेट को ऑन बोर्ड दिया. वी आर अ फेडरल गवर्नमेंट, और ज़्यादातर हमारे यहाँ स्टेट के पास सबसे ज़्यादा पावर है. उनको बुलाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या रुकावटें हैं उसका एक लिस्टिंग किया. और अभी वर्ल्ड बैंक ने रेटिंग किया, मैं हैरान था, मैं खुद हैरान था. सभी राज्यों के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक अनप्रेसिडेंटेड कंपटीशन शुरू हुआ है. एक से दूसरा राज्य आगे निकलना चाहता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन लास्ट 6 months इंडिया ने अचीव कर लिया है. आने वाले दिनों में जब नेशनल रेटिंग आएगा, मुझे विश्वास है हम 140 से काफी ऊपर चले जाएंगे. कहने का तात्पर्य है कि संभावना. दूसरा, मेक इन इंडिया की सफलता का रहस्य क्या है?
दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी बंद करना नहीं चाहता है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो खड़ा होना चाहता है। अगर फेसबुक के हेडक्वार्टर को मान लीजिए 10 मिलियन पगार देना पड़ता है लोगों को हर महीना, और वही काम भारत में 1 मिलियन पगार से होता है, तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इफेक्टिव गवर्नेंस, skilled manpower, raw material, and the biggest market in India. ये सारी संभावनाएं ऐसी हैं कि जो मेक इन इंडिया के लिए दुनिया के किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए ये स्वर्ग भूमि है। और उस अर्थ में मैं देखता हूं कि मेक इन इंडिया के लिए बहुत बहुत संभावनाएं पड़ी हुई हैं और सफलता की ओर। आपने देखा होगा पिछले 15 महीने में अकेले अमेरिका से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 87% ग्रोथ है। 87%, वन कैन इमेजिन। FII में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और एवरेज हमारे देश का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ 40% हो गया है, जो कि आज दुनिया में जो रिसेशन है दुनिया के और में 16% माइनस है, वरज इंडिया 40% प्लस है। ये बताता है कि मेक इन इंडिया की सफलताएं इसके साथ जुड़ी हुई है और मैं देख रहा हूं कि मेक इन इंडिया सफल होगा। दूसरी बात है, भारत के पास इन दिनों जो सुविधा है उसकी कंपैरिजन में दुनिया के किसी के पास नहीं है। हमारे पास 3D है और 3D हमारी यूनिक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ऐसा नहीं, इट्स ए यूनिक स्ट्रेंथ। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोक्रेसी एंड डिमांड। 800 मिलियन पॉपुलेशन बिलो 35 है। जो जवान देश हो, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट जुडिशरी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, लाइक माइंडेड कंट्रीज के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है डेमोक्रेसी। एंड डिमांड 1.25 बिलियन पीपल, कितनी बड़ी डिमांड है। और उसमें मैंने आकर के एक नया डी जोड़ दिया है, डी रेगुलराइजेशन। मैं सारे सरकारी कब्जों से भी हटा रहा हूं, मैं सरकार को छोटी कर रहा हूं। और मेरी फिलॉसफी है, गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू बी देयर इन बिजनेस। ये हमारा काम नहीं है होटल चलाना, लोग चलाएं और अच्छे तरह से चलाएं। और ये चीजें हैं जिसके कारण मैं देख रहा हूं कि मिस्टर खुराना बहुत संभावना है। Thank you. All right, our next question is from Dr. Ranjana Kumari, who has, I think, just flown in from Delhi. Doctor, will you tell us where you're from and your question? जी हाँ, मैं भारत में दिल्ली में महिला सशक्तिकरण के लिए सेंटर फॉर सोशल रिसर्च 30 सालों से काम कर रही है। उसकी मैं निदेशिका हूँ और अक्सर तमाम सवालों पर भारत में काम कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे है मोदी जी, दुनिया में भारतीय महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ कहा सुना गया है पिछले समय में, जिसकी वजह से सब लोग जानना चाहते हैं कि आपका महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं और बच्चियों, लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए क्या योजना है, और ख़ास तौर से प्रोग्रेसिव इंडिया जो भारत के विकास की जो हमारी इच्छा है, उसमें महिलाओं की बराबरी के लिए आपका क्या सोच है? दो पहलू हैं। मैं एक उन पहलुओं को और ले जाऊंगा जो कई लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब मार्क ने टेम्पल की बात कह दी है तो मेरा मन करता है मैं भी ऐसा कुछ बता दूं। दुनिया में भगवान की कल्पना सभी समाजों में है, ईश्वर की कल्पना हर किसी समाज में है,
लेकिन हर किसी समाज में भगवान पुरुष ही है, हर समाज में। अकेला हिंदुस्तान है जहां स्त्री भगवान की कल्पना की गई है। दुर्गा, सरस्वती, अंबा, काली, यानी मूलभूत हमारे चिंतन का जो अधिष्ठान है उसमें नारी के इस रूप की कल्पना की गई है। ये बात सही है कि हजारों साल से चलते चलते कभी उसमें डाइवर्जन आते हैं, डिटोरिएशन आते हैं, उस बदलती हुए समाज की एक तासीर रहती है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, भारत को अगर अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो 50% पॉपुलेशन को घर के अंदर बंद रख करके नहीं हो सकते हैं। इस 50% नारी शक्ति वो भारत की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के 100% पार्टनरशिप होनी चाहिए। सरकार की नीतियां प्रोएक्टिव होनी चाहिए और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, तो वहाँ स्थिति ऐसी है कि मेल के लिए रिजर्वेशन करना पड़ेगा। अगर आप आज एजुकेशन फील्ड की मीटिंग करें, 1000 लोगों को बुलाएं, तो 800 महिलाएं होती हैं, 200 ही पुरुष होते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में पूरी एजुकेशन एक्टिविटी आज हिंदुस्तान में महिलाओं के हाथ में है। हेल्थ सेक्टर, आज अगर आप हेल्थ सेक्टर की कोई कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आपको बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ सेक्टर में, खास करके नर्सिंग में, पैरामेडिकल स्टाफ में पूरा कंट्रोल महिलाओं ने लिया है। पिछले दिनों हमने एक निर्णय किया, पुलिस डिपार्टमेंट में जो यूनियन टेरिटरीज है, जो कि भारत सरकार निर्णय करती है, वहाँ 30% रिजर्वेशन फॉर द विमेन पुलिस हमने डिसाइड किया। भारत आज भी दुनिया के कई देश हैं, आज भी दुनिया के कई देश हैं जहाँ किसी महिला को चुनाव जीतना आज भी मुश्किल है। बहुत ही पढ़े लिखे देशों में भी भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस में अनेक राज्य ऐसे हैं कि जहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% विमेन रिजर्वेशन है। अगर 100 लोगों का बॉडी है तो कंपलसरी 50 महिलाएं होगी। ये छोटा निर्णय नहीं है। और पार्लियामेंट, असेंबली में भी उसके लिए बहस चल रही है कि वहाँ भी महिलाओं को, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भागीदारी हो। और मैं मानता हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट में एक बात हमको अचीव करनी होगी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में विमेन का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ वो मकान बनाते हैं तो दीवार का कलर कैसा हो, यहाँ तक उसका सीमित रोल नहीं होना चाहिए। मकान कैसा बने तब तक का उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। परिवार में भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। और इस दिशा में अब जैसे हमने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, जून महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर गुजरात में होता है। मैं जून महीने में 12, 13, 14, 15 इन जून के 4 दिनों में खुद गांव चला जाता था, गांव में रहता था। 45 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता है। हर घर जाकर के कहता था, बेटी को स्कूल भेजिए, मुझे आपकी बेटी को पढ़ाना है। और मैं 100% गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को अचीव करके रहा था। आज मेरी कोशिश है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत बड़ा मूवमेंट नेशन वाइड चल रहा है। तो ऐसे अनेक काम है। हम हर, जैसे सरकार की कोई स्कीम है, सरकार की स्कीम में अगर हम गरीबों को मकान देते हैं तो मेरे यहाँ कंपलसरी है वो मकान सबसे पहले मालिक का नाम महिला का होगा, सेकंड नेम उस घर के पुरुष का होगा। पहले भारत में बच्चों को स्कूल दाखिल करते थे
तो बच्चे के पीछे पिता का नाम लिखा जाता था। मैं जब गुजरात में थे मैंने कंपलसरी कर दिया था, बच्चे के साथ सिर्फ पिता का नाम नहीं, माता का नाम कंपलसरी रहेगा। आपको समाज जीवन की जो पुरानी सोच है उसको बदलना होगा, और एक के बाद एक, चाहे सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो,